प्रिय विद्यार्थियों, मैं रुबेन सरन माथुर, सहायक आचार्य आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध ईएफएम, राजकीय शाकंभर स्नातकोत्तर महाविद्यालय सांबरलेक जयपुर आपका आज के इस ई लेक्चर में स्वागत करता हूं। आज के ई लेक्चर का विषय है एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता। ये ई लेक्चर एमकॉम ईएफएम प्रीवियस के पेपर आर्थिक विश्लेषण के विद्यार्थियों एवं बीकॉम प्रथम वर्ष के पेपर व्यावसायिक अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए तैयार किया गया है। आज के ई लेक्चर का विषय रहेगा एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता यानी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो अभी तक हमने पूर्ण प्रतियोगिता का अध्ययन किया है और एकाधिकार का अध्ययन किया है, लेकिन व्यावहारिक जगत में, प्रैक्टिकल में, ना तो पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति पाई जाती है, ना ही पूर्ण एकाधिकार की स्थिति। इसलिए एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता इनकी तुलना में अधिक वास्तविक है। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की जो अवधारणा है वो इनकी तुलना में अधिक वास्तविक है। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की जो धारणा है, जो कंसेप्ट है, इसका प्रतिपादन किसने किया था? इसका प्रतिपादन प्रोफेसर चैम्बरलेन ने सन 1933 में किया था और सन 1933 में ही जॉन रॉबिन्सन ने अपूर्ण प्रतियोगिता का सिद्धांत, इसका प्रतिपादन किया था, यानी थ्योरी ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन। दोनों सिद्धांतों में कुछ अंतर जरूर है, लेकिन एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता का जो सिद्धांत है वो हमें बताता है कि वास्तविक जगत में प्रतियोगिता तथा एकाधिकार दोनों के अंशों का मिश्रण पाया जाता है। और इससे पहले यह माना जाता था कि जहां पे प्रतियोगिता की स्थिति होती है वहां एकाधिकार नहीं हो सकता, और जहां एकाधिकार होता है वहां प्रतियोगिता नहीं होती। लेकिन प्रोफेसर चैम्बरलेन ने इस परंपरावादी विचारधारा को बदलते हुए उन्होंने एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता का सिद्धांत दिया। प्रोफेसर चैम्बरलेन ने लिखा है, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की धारणा अर्थशास्त्र की परंपरागत विचारधारा को चुनौती है, जिसमें कि प्रतियोगिता और एकाधिकार को दो वैकल्पिक अवस्थाएं माना है और व्यक्तिगत मूल्यों की या तो प्रतियोगिता के अंतर्गत और या एकाधिकार के अंतर्गत व्याख्या की जाती है। लेकिन इसके विपरीत मेरे विचार में अधिकांश आर्थिक अवस्थाएं प्रतियोगिता और एकाधिकार का मिश्रण होती हैं। यानी उन्होंने कहा कि उनके विचार में अधिकांश आर्थिक अवस्थाएं प्रतियोगिता और एकाधिकार का मिश्रण होती हैं। इस प्रकार से अब हम एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता का सामान्य अर्थ हम समझेंगे कि एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता बाजार की वो स्थिति होती है जिसमें बहुत से विक्रेता होते हैं, लेकिन उन सब की वस्तुओं में एक दूसरे की वस्तुओं से कुछ ना कुछ अंतर जरूर होता है। इसलिए वो एक दूसरे की परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स नहीं होती हैं, बल्कि वो एक दूसरे की परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स नहीं होती हैं। वो पूर्ण प्रतिस्थापन वस्तुएं तो नहीं होती हैं, लेकिन निकट स्थानापन्न वस्तु होती है। वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं होती, उनमें थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। यही जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, वस्तु विभेद है, वो एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की विशेषता है, यानी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की परिभाषा देखेंगे तो एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की परिभाषा स्टोनियर एवं हैग ने दी है। उन्होंने कहा है कि अपूर्ण प्रतिस्पर्धा की दशा में अधिकांश उत्पादकों की वस्तुएं
उनके प्रतिद्वंदियों की वस्तुओं से बहुत मिलती जुलती होती हैं। परिणाम स्वरूप उत्पादकों को हमेशा इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि प्रतिद्वंदियों की क्रियाएं उनके लाभ को कैसे प्रभावित करेंगी। आर्थिक सिद्धांत में इस तरह की स्थिति का विश्लेषण एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता अथवा समूह संतुलन के अंतर्गत किया जाता है। इनमें से एक सी वस्तुएं बनाने वाली फर्मों में प्रतियोगिता पूर्ण न होकर तीव्र होती है। तो स्टोनियर एवं हैग की परिभाषा में अपूर्ण प्रतिस्पर्धा की दशा में अधिकांश उत्पादकों की वस्तुएं उनके प्रतिद्वंदियों की वस्तुओं से बहुत मिलती जुलती होती हैं। परिणाम स्वरूप उत्पादकों को हमेशा इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि प्रतिद्वंदियों की क्रियाएं उनके लाभ को कैसे प्रभावित करेंगी। आर्थिक सिद्धांत में इस तरह की स्थिति का विश्लेषण एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता अथवा समूह संतुलन के अंतर्गत किया जाता है। इनमें से एक सी वस्तुएं बनाने वाली फर्मों में प्रतियोगिता पूर्ण न होकर तीव्र होती है। इस प्रकार से हमने स्टोनियर एवं हैग की परिभाषा देखी। अब हम एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे कि एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की क्या विशेषताएं होती हैं। तो एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता यानी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की निम्न विशेषताएं होती। पहली विशेषता है बहुत से विक्रेताओं का होना, यानी मैनी सेलर्स। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में बहुत से विक्रेता होते हैं और वो जो बाजार की टोटल सप्लाई है, कुल बाजार की पूर्ति की दृष्टि से वो छोटे होते हैं, यानी जो टोटल सप्लाई है मार्केट में, बाजार की जो पूर्ति है, कुल पूर्ति, उसके बड़े भाग पर किसी भी एक विक्रेता का नियंत्रण नहीं होता है और कुल बाजार की पूर्ति की दृष्टि से उनके पास बड़े भाग का नियंत्रण नहीं होता, उनके पास छोटे भाग का नियंत्रण होता है। इसलिए कोई भी विक्रेता अपनी क्रियाओं द्वारा दूसरे विक्रेताओं की क्रियाओं को प्रभावित नहीं कर सकता है, ना ही उनकी क्रियाओं से स्वयं प्रभावित होता है, क्योंकि किसी एक विक्रेता के पास बाजार की पूर्ति यानी जो सप्लाई है उसका बड़ा भाग नहीं होता है। तो पहली विशेषता यह हो गई कि बहुत विक्रेताओं का होना, यानी मैनी सेलर्स। दूसरी विशेषता जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है वस्तु विभेद यानी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में विभिन्न विक्रेताओं द्वारा जो वस्तुएं निर्मित की जाती हैं और जो बेची जाती हैं, उन वस्तुओं में कुछ ना कुछ अंतर अवश्य होता है, चाहे वो अंतर किस्म में हो, आकार में हो, रंग, रूप, पैकिंग, ब्रांड, ट्रेडमार्क, विक्रेता का व्यवहार में हो, दुकान की स्थिति में हो। इस प्रकार से कुछ ना कुछ भेद, कुछ ना कुछ अंतर जरूर होता है, कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर होता है। और ये प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की जो विशेषता है ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब हमने पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में पढ़ा तो हमने देखा कि वहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन यानी वस्तु विभेद नहीं होता, वहाँ पे जो वस्तु होती है वो समरूप होती है। लेकिन एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता यानी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन पाया जाता है, यानी वस्तुएं एक जैसी नहीं होती, वो एक दूसरे की फुल सब्स्टिट्यूट नहीं होती हैं। वो हम ये कह सकते हैं कि निकट स्थानापन्न वस्तु तो होती है, लेकिन वो फुल सब्स्टिट्यूट नहीं होती है एक दूसरे की, पूर्ण स्थानापन्न वस्तु नहीं होती हैं, पूर्ण प्रतिस्थापन्न वस्तु नहीं होती, बल्कि वो निकट स्थानापन्न वस्तु होती है। वो फुल सब्स्टिट्यूट नहीं होती, उनमें थोड़ा सा अंतर जरूर होता है, चाहे किस्म में हो, आकार में हो, रंग, रूप, पैकिंग, ब्रांड, किसी में भी। तो ये बहुत बड़ी विशेषता है और इस विशेषता के कारण ही अन्य विशेषताओं पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, जैसे अन्य विशेषताओं पर भी, जैसे अब हम अगली विशेषता पढ़ेंगे, वो है कि फर्मों को प्रवेश एवं बहिर्गमन की स्वतंत्रता होती है। यानी
फर्मों की प्रवेश और उनके बहिर्गमन में कोई विशेष कठिनाई नहीं होती है, और ये इसलिए ये विशेषता इसमें पाई जाती है कि इसमें प्रवेश और बहिर्गमन में फर्मों को कोई विशेष कठिनाई नहीं होती है। तीसरी विशेषता। चौथी विशेषता है विक्रय लागतों यानी सेलिंग कॉस्ट का होना। अब क्योंकि यहाँ पे वस्तु विभेद है, यानी वस्तुओं में कुछ ना कुछ अंतर है, तो एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की एक बहुत बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ पर विक्रय लागत पाई जाती है, यानी सेलिंग कॉस्ट यहाँ पे होती है। क्योंकि वस्तुएं बिल्कुल एक जैसी नहीं है, इसलिए यहाँ पर विज्ञापन और विक्रय संवर्धन यानी सेल्स प्रमोशन, विज्ञापन, इन सब पर हमें व्यय करना पड़ता है, यानी सेलिंग कॉस्ट यहाँ होती है। यहाँ विक्रय लागत पाई जाती है। विक्रय लागत यानी यहाँ पे विक्रय लागत यानी विज्ञापन, सेल्स प्रमोशन, विक्रय संवर्धन, इन सब पर हमें व्यय करना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पर यह विशेषता पूर्ण प्रतियोगिता में नहीं पाई जाती। क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है, वस्तुएं समरूप होती हैं, वहां पे वस्तु विभेद नहीं पाया जाता। लेकिन यहां पर एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में वस्तु विभेद पाया जाता है, इसलिए सेलिंग कॉस्ट भी पाई जाती है। क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रय लागत की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वस्तुएं समरूप हैं। लेकिन एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता यानी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्योंकि वस्तुएं एक दूसरे से थोड़ी थोड़ी अलग हैं, और इसलिए विज्ञापन पे लागत और सेल्स प्रमोशन पे लागत एक महत्वपूर्ण लागत का हिस्सा हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी विशेषता है विक्रय लागतों का होना। पांचवी विशेषता है गैर मूल्य प्रतिस्पर्धा का होना, यानी नॉन प्राइस कंपटीशन। अब यहां प्रतिस्पर्धा केवल मूल्य को लेकर ही नहीं, यहां पे प्रतिस्पर्धा मूल्य कोई लेकर नहीं, बल्कि गैर मूल्य प्रतिस्पर्धा भी पाई जाती है। गैर मूल्य प्रतिस्पर्धा। अब गैर मूल्य प्रतिस्पर्धा यानी नॉन प्राइस कंपटीशन, इसमें वस्तु के ट्रेडमार्क तथा ब्रांड नामों पर अधिक बल दिया जाता है। अब ग्राहकों को इस बात का विश्वास दिलाने का प्रयत्न किया जाता है कि विशिष्ट ट्रेडमार्क, विशिष्ट ब्रांड की वस्तु दूसरी वस्तु से अधिक अच्छी है, और इस कार्य के लिए विज्ञापन का सहारा लिया जाता है। तो गैर मूल्य प्रतिस्पर्धा मूल्य से ही नहीं, केवल मूल्य आधारित प्रतिस्पर्धा ही नहीं, गैर मूल्य प्रतिस्पर्धा भी यहां पाई जाती है। तो पांचवा जो इसकी विशेषता है वो है गैर मूल्य प्रतिस्पर्धा यानी नॉन प्राइस कंपटीशन का पाया जाना। छठी विशेषता यह है कि उपभोक्ताओं की रुचियों व प्राथमिकताओं में यहां भिन्नता पाई जाती है। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की स्थिति में जो फर्में होती हैं वो थोड़े भिन्न प्रोडक्ट्स बनाती हैं, जिनमें थोड़ा अंतर होता है, और इसलिए यहां पे विभिन्न जो क्रेता होते हैं, बायर्स होते हैं, उनकी रुचियों में, उनकी प्राथमिकताओं में भी भिन्नता पाई जाती है। उपभोक्ता अपनी रुचि, आय, स्वभाव आदि की भिन्नता के आधार पर वस्तुओं का चयन करते हैं। तो ये इसकी बहुत बड़ी विशेषता है कि उपभोक्ताओं की रुचियों और प्राथमिकताओं में भिन्नता होती है। वो अपनी रुचियों के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार, आय के अनुसार, उनके के अनुसार वस्तुओं का चयन करते हैं। क्रेताओं की रुचियों एवं प्राथमिकताओं में यहां भिन्नता होती है। तो सातवां बिंदु है कि फर्म का जो मांग वक्र होता है वो लोचदार होता है, इलास्टिक होता है, और
फर्म का लोचदार मांग वक्र। अब एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में प्रत्येक जो फर्म होती है वो टोटल उत्पादन यानी कुल उत्पादन का बहुत थोड़े भाग पर उसका नियंत्रण होता है। कुल उत्पादन के बहुत थोड़े से भाग पर उसका नियंत्रण होता है और सभी फर्में वस्तुओं की एक दूसरे की वस्तुओं की निकट स्थानापन्न वस्तुएं बनाती हैं। इसलिए एक फर्म मूल्य में कमी करके अपने वस्तु को बहुत अधिक मात्रा में बेच सकती है, क्योंकि ये उसका जो मांग वक्र होता है वो लोचदार होता है यानी इलास्टिक होता है। यानी एक फर्म मूल्य में कमी करके अपनी वस्तु को बहुत अधिक मात्रा में बेच सकती है बशर्ते कि दूसरी फर्में मूल्य कम ना करें। और इसी तरह एक फर्म जब वस्तु के मूल्य में वृद्धि करती है तो इसके बहुत से क्रेता अन्य फर्मों से वस्तुएं क्रय करने लगते हैं, खरीदने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि यहाँ जो फर्म का जो मांग वक्र है यानी जो डिमांड कर्व है वो इलास्टिक होता है यानी लोचदार होता है, लेकिन पूर्ण लोचदार नहीं होता, इलास्टिक होता है, लोचदार होता है, पूर्ण लोचदार नहीं होता। 8वां बिंदु है ग्राहकों को विशिष्ट सुविधाएं। तो एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की एक विशेषता यह भी है कि यहां पर विक्रेताओं द्वारा यानी सेलर्स द्वारा बायर्स को कुछ स्पेसिफिक फैसिलिटीज भी यहां दी जाती हैं, जैसे होम डिलीवरी, गृह सुपुर्दगी, किराया क्रय पद्धति पर विक्रय करना। इस प्रकार से अनेक सुविधाएं उनको दी जाती हैं, स्पेसिफिक फैसिलिटीज सेलर्स के द्वारा बायर्स को। तो यह भी इसकी एक विशेषता है। 9वां बिंदु आता है समूह का। समूह यानी ग्रुप, और हमने पढ़ा था एक इंडस्ट्री और इंडस्ट्री यानी उद्योग। तो एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में सभी फर्में एक जैसी वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती हैं, बल्कि उनमें थोड़ा अंतर पाया जाता है। चाहे अंतर किसी भी प्रकार का हो, पर अंतर पाया जाता है वस्तुओं में। जैसे अंतर हम ये कह सकते हैं कि वस्तु की किस्म, आकार, रंग, रूप, पैकिंग, ब्रांड, ट्रेडमार्क, विक्रेता की व्यवहार अथवा दुकान की स्थिति का हो सकता है, लेकिन अंतर पाया जाता है। इसलिए प्रोफेसर चैम्बरलेन ने कहा कि इन फर्मों के लिए उद्योग शब्द का प्रयोग उचित नहीं है, बल्कि इनके लिए समूह शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में वो सभी फर्में जो एक दूसरे की बहुत निकटतम स्थानापन्न वस्तु का उत्पादन करती है को हम समूह के रूप में जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि उद्योग शब्द की जगह यहां समूह शब्द का प्रयोग ज्यादा उचित है। इस प्रकार से हमने एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के बारे में हमने 9 विशेषताएं पढ़ी। पहला तो यह है कि बहुत विक्रेताओं का होना, लेकिन प्रत्येक विक्रेता के पास जो टोटल सप्लाई है उसका थोड़ा सा हिस्सा उसके पास होता है। फिर दूसरा, वस्तु विभेद जो बहुत महत्वपूर्ण है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। तीसरा, फर्मों को प्रवेश व बहिर्गमन की स्वतंत्रता है, यहाँ पे कोई कठिनाई नहीं होती फर्मों को प्रवेश और बहिर्गमन में। चौथा है विक्रय लागतों का होना, यानी सेलिंग कॉस्ट यहाँ पे होती है, जैसे कि विज्ञापन की लागत, सेल्स प्रमोशन यानी विक्रय संवर्धन की लागत। पांचवी विशेषता है गैर मूल्य प्रतिस्पर्धा, यानी नॉन प्राइस कंपटीशन का होना। नॉन प्राइस कंपटीशन का होना एक यहाँ की विशेषता है एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की। इसमें वस्तु के ट्रेडमार्क तथा ब्रांड नामों पर अधिक बल दिया जाता है। छठा, उपभोक्ताओं की रुचियों व प्राथमिकताओं में भिन्नता पाई जाती है। उपभोक्ता अपनी रुचियों और प्राथमिकताओं के आधार पर वस्तु का क्रय करते हैं, उनमें भिन्नता होती है उनकी रुचियों में।
सातवां बिंदु, जो फर्म का मांग वक्र होता है वो लोचदार होता है, पूर्ण लोचदार नहीं होता पर लोचदार होता है, इलास्टिक होता है। आठवां बिंदु है, यहां ग्राहकों को विशिष्ट सुविधाएं दी जाती हैं, यानी स्पेसिफिक फैसिलिटीज दी जाती हैं कुछ, जैसे कि होम डिलीवरी, किराया क्रय पद्धति पर विक्रय करना आदि। और नवा बिंदु है कि यहां समूह शब्द का प्रयोग किया जाता है। समूह शब्द का प्रयोग प्रोफेसर चैम्बरलेन ने कहा है कि क्योंकि ये वस्तुएं क्योंकि ये फर्में एक जैसी वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती बल्कि वस्तुओं में थोड़ा अंतर होता है, इसलिए उन्होंने कहा कि उद्योग शब्द का प्रयोग उचित नहीं है बल्कि इसके लिए समूह शब्द का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार से हमने एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की 9 विशेषताओं का अध्ययन किया। हमने देखा कि एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की परिभाषा क्या है, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता का प्रतिपादन किसने किया था। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता का प्रतिपादन प्रोफेसर चैम्बरलेन ने 1933 में किया था। और एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की विशेषताएं क्या हैं और उसकी परिभाषाएं क्या हैं। इस प्रकार से आज की ई लेक्चर का विषय एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता यानी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन था। तो आज की ई लेक्चर में हमने एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता का अध्ययन किया। आगे की ई लेक्चर्स में हम इसके आगे का अध्ययन करेंगे। आज की ई लेक्चर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।